हेलो एवरीवन, अकाउंट की बेहद ख़ास सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये ख़ास इसलिए है क्योंकि अकाउंट के जितने भी टॉपिक है जितने भी अकाउंट है, उन तमाम टॉपिकों को डिटेल में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। डिटेल में कहने का मतलब ये है कि उसके सारे जर्नल, उसके सारे अकाउंटिंग, उसके विथ एग्जांपल, एक ऐसा एग्जांपल मैं लेके आपको सेट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके सारे क्वेश्चन वहाँ से रिलेट करेंगे। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना। अगर आपने सिर्फ इस फॉर्मेट को अच्छे तरीके से देख लिया तो यकीन मानिए कि आपके सारे क्वेश्चन आपके हाथों से बनने लगेंगे। ठीक है, आप खुद बना पाओगे। इसके लिए आपको बस 100% आपका अपना ध्यान यहाँ लगाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा, पूरी तरीके से समझा दूंगा, एक एक चीज़, एक एक फैक्ट मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपने पूरी तरीके से इसको समझ लिया तो आप सारे क्वेश्चन खुद बनाने लगेंगे। ये मेरा यकीन है, ये मेरा विश्वास है। मेरी बात समझिए। ठीक है, तो अगर आपने इस पूरे फॉर्मेट को अच्छे से समझा है, ठीक है, इस पूरे तरीके को अच्छे से समझा, मैं सबसे पहले कुछ समझाऊंगा, उसे भी ध्यान से समझना। ठीक है, उसके बाद मैं जर्नल समझाऊंगा, उसके बाद मैं अकाउंट समझाऊंगा, तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2 वीडियो लगेंगे। एक फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड करूँगा अभी, उसके बाद सेकेंड पार्ट में लेकर आऊँगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट काफ़ी लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैंने जो दूसरा सेशन है मैंने रखा है, दूसरा पार्ट भी मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, इसके पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के सारे यूज़फुल वीडियो जो मैं आपके लिए बनाता हूँ, ठीक है, आपके अकाउंट के लिए, आपके 11th 12th ग्रेजुएशन सबके लिए जो आपके लिए यूज़फुल वीडियो बनाता हूँ, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपसे गुजारिश है कि उस प्लेलिस्ट को चेक करो। ठीक है, वहाँ से आपके यूज़ के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, राइट। अगर आप पूरा अकाउंट पढ़ते हैं, अकाउंट पूरा पढ़ते हैं आप, ठीक है, आप जानते हैं कि अकाउंट रूल बेस नहीं है, अकाउंट तरीका बेस है, प्रोसेस बेस है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वेश्चन से पहले ज़रूरी है कि उसके तरीके को, उसके प्रोसेस को समझ ले। और अगर आप पूरे प्रोसेस को समझ लेंगे, यकीन मानिए आपको अपने से क्वेश्चन बनाने आने लगेगा। ठीक है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से क्वेश्चन बनाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सारे क्वेश्चन आप खुद से बनाएं, आप पूरे फॉर्मेट को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक एक चीज़, एक एक बारीकियों को ध्यान से समझिएगा, एक एक फैक्ट को ध्यान से समझिएगा। मैंने सारा चीज़ कवर किया है। ठीक है, एक एक चीज़ कवर किया है। ठीक है, एक एक फैक्ट मैंने कवर किया है। तो आइए शुरुआत करेंगे इस टॉपिक का। प्यारा सा चैप्टर है ये। जैसा कि आपको पता है कि ग्रेजुएशन में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 11th 12th में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12th में ख़ास तौर से यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं, जर्नल एंट्री रहते हैं, अकाउंट बनाना रहता है। तो पूरा प्रोसेस आप समझेंगे। जैसे ही आप पूरा समझेंगे आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस इसको समझना है। इसके बाद आपकी किताब में जितने एग्जाम्पल्स बने हुए हैं बस आप उसको बनाओ। ठीक है, और आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ देखना, आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन खुद से बनाओगे, हर चीज़ आपको समझ में आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो साझेदारी फॉर्म के विघटन को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि साझेदारी फॉर्म बनता कैसे। तो साझेदारी फॉर्म बनता कैसे, कुछ साझेदारों के साथ बनता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपना कैपिटल लगा कर पार्टनरशिप करते हैं और बिजनेस को चलाते हैं। ठीक है, जब ये बिज़नेस चलाते हैं तो इनके पास कुछ संपत्तियां होती है। ठीक है, जिनके जरिए बिज़नेस को चलाते हैं, रन करते हैं। ठीक है, जो फिक्स रूप में होते हैं। कुछ कैपिटल जो आते जाते रहते हैं वो वर्किंग कैपिटल होते हैं। तो वर्किंग कैपिटल जो का विघटन क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का विघटन हम कैसे करें, हमारे पास जो संपत्ति एग्जिस्ट करता है, जो है, ठीक है, उसको हम विघटित करेंगे, उसका हम विघटन करेंगे। ठीक है, तो याद रखना कि हमारा जो विघटन होगा वो क्या होगा कि जो फिक्स एसेट वगैरह है, जहाँ से मुझे पैसे आने हैं उसका हम विघटन करेंगे। ठीक है, जहाँ से मुझे पैसे आने उसका मैं विघटन करूँगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, कुछ लोग होते हैं, फिर से समझिएगा, कुछ लोग होते हैं आपस में बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इसके पास कुछ होता है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल सेट किया है, कुछ फर्नीचर्स होते हैं, कुछ बिल्डिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ मोटर कार वगैरह मान लिया जाए कि इनके पार्टनरशिप बिजनेस में बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मोटर कार है। ठीक है, कुछ कस्टमर होते हैं जिनके यहाँ इनका पैसा फंसा रहता है। ठीक है, कुछ कस्टमर बनाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कुछ फर्नीचर परचेज कर लिए, कुछ एक बिल्डिंग बना लिए, मोटर कार खरीद लिए, कुछ कस्टमर बना लिए जिनके यहाँ पैसा लगा। तो यहाँ पैसे फंस गए, यहाँ पैसे फंस गए, यहाँ पैसे फंस गए, और यहाँ कस्टमर को जिनको आप उधार देते हैं वहाँ भी पैसे फंस गए। मेरी बात समझ गए, कहाँ कहाँ पैसे फंस गए आपके, यहाँ फंस गए। पैसे आपने यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, और कस्टमर को जिनको आपने उधार
समझ भी आपका पैसा फंस गया। इतनी बात आप समझ में आ गया। तो सर बिग टर्न क्या करेंगे? तो बिग टर्न हम इन्हीं चीज़ों का करेंगे जहाँ मेरा पैसा फंसा हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट नोट कर लीजिए, जहाँ मेरा पैसा फंसा हुआ है बिग टर्न उसका करना है। ठीक है, अब सर कहोगे कि जैसे बैंक में पैसा है, तो सर बैंक में पैसे का भी बिग टर्न करेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, बैंक पे पैसा थोड़ी मेरा फंसा है, बैंक में तो मेरा पैसा है, जब मैं चाहूँगा निकाल लूँगा। ठीक है, अब तो बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कर सकता हूँ। वहाँ मेरा पैसा फंसा नहीं, मेरा पैसा कहाँ फंसा है? यहाँ फंसा है, यहाँ फंसा है, यहाँ फंसा है, यहाँ फंसा है। मुझे ये बिज़नेस बंद करना है। जो बिज़नेस हम लोग मिलकर चला रहे हैं उस बिज़नेस को मुझे डिसॉल्व करना है, बंद करना है, विकसित करना है। ठीक है, तो इस बिज़नेस को बंद करने के लिए ये जो फर्नीचर्स है, ये जो बिल्डिंग है, यहाँ मोटर कार है, यहाँ जो कस्टमर है, इनसे मुझे पैसे लाने पड़ेंगे। ठीक है, इनसे मुझे पैसे वसूल करने पड़ेंगे। तो सर मैं इसका क्या करूं? तो इसको मैं सेल करूंगा। ठीक है, सेल करूंगा और जो कस्टमर है जिनके यहाँ मेरा पैसा फंसा है उनसे मैं रियलाइज करूंगा। आप इसको सेल कहिए या रियलाइज कहिए, क्या कहिए? सेल या रियलाइज कहिएगा। ठीक है, मतलब इससे मैं पैसा वसूल करूंगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? इससे मैं पैसा क्या करूंगा? वसूल करूंगा डियर। ठीक है ना, तो आप समझ गए पैसे कहाँ फंसे हैं मेरे? पैसे यहाँ फंसे, यहाँ फंसे, यहाँ फंसे, यहाँ फंसे, और इनको मैं क्या करूँगा? बेच दूँगा या इनसे पैसे मैं रियलाइज़ करूँगा। जब इनको मैं सोल्व करूँगा, ठीक है डियर, जब मैं इनको सोल्व करूँगा तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे। ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएंगे? पैसे आ जाएंगे। ठीक है ना। सर मैं बेच क्यों रहा हूँ? क्योंकि मुझे दुकान बंद करने। ठीक है, सर मैं क्यों बेच रहा हूँ? क्योंकि मुझे दुकान बंद करने। अब हम हमसे पूछेंगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें से कोई पार्टनर कह दे कि मुझे दे दीजिए कोई संपत्ति, तो दे सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? उनको दे दीजिए कोई संपत्ति। अगर वो पार्टनर कहता है कि सर मुझे कोई संपत्ति दे दीजिए, मैं आपको पैसा दे दूंगा, ठीक है, मैं उसके नाम से उसके संपत्ति को ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मेनली मेरा मकसद क्या होगा कि इसको बेचना है। ठीक है, तो उसको पार्टिकुलर उस पार्टनर के नाम से ट्रांसफ़र कर दूंगा संपत्ति। जो पैसा बनता है, जो बाहरी पार्टी हमको पैसा देगी, मैं उसके अकाउंट से काट लूँगा। ठीक है, फिर से समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। आपके पास आपने जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो आपके पास बिल्डिंग, यहाँ फर्नीचर में पैसे फंस गए, बिल्डिंग में पैसे फंस गए, फर्नीचर में, कार में पैसे फंस गए, कुछ कस्टमर के यहाँ आपके पास पका है। जब बिज़नेस चलती है तो उधार पैसा लगता है, उधारी लगता है, तो पैसे फंसे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको दुकान बंद करना है तो ऐसे ही सबको छोड़ के चले जाओगे? मेरी बात समझना है, क्या आप इसको सबको ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे? बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, इनसे हमको पैसे वसूल करेंगे और जो पैसे आएंगे हम आपस में ले जाएंगे। ठीक है, या इसका जो भी करेंगे, पैसे का बंटवारा बहुत ईजिली होता है, संपत्तियों का बंटवारा ईजिली नहीं होता है। ठीक है, अब अगर मान लो कि ये कहे कि फर्नीचर मुझे दे दो और बिल्डिंग आप रख लो, तो ऐसे थोड़ी होगा। ठीक है, हम इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे, कैश में कन्वर्ट करेंगे, कैश का डिस्ट्रीब्यूशन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो ये सबको सेल करेंगे या इसको रियलाइज कहना भी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पार्टनर चाहता है कि मुझे ये संपत्ति दे दिया जाए तो हम उसके नाम से उसको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए आप ये संपत्ति। राइट ना। अब ये जो पैसे हमारे पास आ गए हैं, ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ से ट्विस्ट है। ये जो पैसे हमारे पास आ जाएंगे, जब हम साझेदारी फॉर्म का विघटन करेंगे तो हम संपत्तियों को बेचकर जो पैसे हम लाएंगे या रियलाइज करेंगे, ठीक है, उन पैसों का हम क्या करेंगे? ठीक है, उन पैसों का जब भी हम बिजनेस चलाते हैं तो हमारे पास संपत्ति के एसेट के अलावा कुछ लायबिलिटी भी होती है। मेरी बात ध्यान से समझना, एसेट के अलावा क्या होता है? कुछ लायबिलिटी भी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे? उस लायबिलिटी को पे करेंगे। ठीक है, पहले हम उसको पे करेंगे, देन हमारे पास जो पैसा बचेगा हम उसे आपस में बांटेंगे। ठीक है ना, मेरी बात समझना। अगर आप पहले आपस में बांट लेंगे तो आप मुझे बताइए कि लायबिलिटी कैसे पे करेंगे? तो पहले तो जिम्मेदारी ये बनती है कि हम बाहरी जो जितना भी हमने कर्ज ले रखा है उसको हम पे कर दें। ठीक है, फिर से वापस चलते, हम आपको समझाते हैं। आपके पैसे कहाँ कहाँ फंसे हैं? आपके पैसे भाई यहाँ फंसे हैं, यहाँ फंसे हैं, यहाँ फंसे हैं और कस्टमर के यहाँ फंसे। आपको क्या करना है? दुकान बंद करना है। दुकान जब बंद करना है तो इसको सेल करेंगे या इससे वसूल करके जो भी करके पैसा लाएंगे। ठीक है, पैसा लाने के बाद हम जो हमारे पास जो पैसा होगा, हमारे पास कुछ लायबिलिटी होगा। ठीक है, क्या होगा? कुछ लायबिलिटी होगा और हम उस लायबिलिटी को पे करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इस लायबिलिटी को पे करेंगे। ठीक है, लायबिलिटी में बहुत सारे लायबिलिटी हो सकते हैं, जैसे कोई आदमी हो सकता है जिसके आप बकाया मेरे बिजनेस के ऊपर हो, तो हम उसको पे कर देंगे। ठीक है, ये आदमी कौन होगा? तो जो भी आदमी होगा उसको हम लोग क्रेडिटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स कहते हैं। आगे चलकर मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। जो भी आदमी होगा उसको मैं क्रेडिटर्स कहूँगा कि भाई मैं मेरा लेनदार है। लेनदार का मतलब मेरा पैसा, उनका पैसा मेरे ऊपर बकाया है, वो मुझसे पैसा लेंगे। ठीक है,
ऐसा आप समझिए। वो मुझसे पैसा लेंगे तो मैं उससे पैसा पे कर दूंगा। फिर आपको क्या करना, और भी जैसे बैंक से आपने लोन ले रखा है तो बैंक को पे कर दीजिए, इन लोगों को तो पहले पे कर दीजिएगा। जैसे कोई वर्कर्स है उसका आउटस्टैंडिंग कुछ पैसा है तो उसको पे कर दीजिए। सबको देने के बाद ठीक है क्या करेंगे आप, आपके पास जो पैसा आएंगे, आपके बाहरी जितने भी लायबिलिटी है। सर ये बाहरी का मतलब क्या होता है, तो ये मान लो कि ये कोई दुकानदार है, जैसे मैं उधार माल लेकर माल बनाता था बेचता था, आज उसको मैं अपना संस्था बंद कर रहा हूँ, तो पूरा हिसाब जो इसका बाहरी आदमी है ना, ये मेरे पार्टनरशिप का पार्ट नहीं है, ये बाहरी आदमी जिनका पैसा मेरे बिजनेस के ऊपर ड्यूज है तो इसको पे कर देंगे। बैंक का लोन ले रखा है तो बैंक मेरी थोड़ी, बैंक बाहरी है, उसको मैंने पैसा पे करना है जो लायबिलिटी है। कोई वर्कर्स है, भाई वर्कर्स से काम करवा लिए तो पहले आपस में बांटने से पहले इन लोगों का हिसाब करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये सारी संपत्तियां बेचनी है, इससे जो कैश आएगा ठीक है, इसको आप जितने भी बाहरी कर्जदार है आप उसे पे कर दोगे, ठीक है। अब समझिए, कभी कभी पार्टनर भी लोन देता है बिजनेस को, ठीक है। तो पार्टनर जो लोन देता है बिजनेस को, एज ए वो पार्टनर तो है लेकिन उसने लोन दिया है तो उसको भी लोन का पैसा चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझना, उसको भी लोन का पैसा चाहिए। तो पार्टनर में हम तब जाएंगे जब हम इन तमाम चीज़ों का हम काम कर लेंगे। हम जब बाहरी काम कर लेंगे तो एक अच्छे ये सब काम हम लोग कर लेंगे, एक काम ख़त्म हो जाएगा। तो जब ये काम मेरा ख़त्म हो जाएगा, जब मेरा सेल हो जाएगा, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे, जब बाहरी कर्जदार ख़त्म हो जाएंगे मतलब उनको पे कर देंगे, देन हम आएंगे पार्टनरों का हिसाब करने, ठीक है। और पार्टनरों के हिसाब में सबसे पहला हिसाब पार्टनर के लोन का करेंगे। अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है उस पार्टनर का लोन हम पे करेंगे, ठीक है। प्रोसेस समझिएगा। सबसे पहले जो हमारे पास पैसे आएंगे उस पैसे को हम लोग बाहरी कर्जदार को दे देंगे। उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसको हम पार्टनर से लोन को देंगे, पार्टनर का अगर लोन है तो देंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में हम इसको पार्टनर के कैपिटल को पे करेंगे, ठीक है। जो पार्टनर का कैपिटल है उसको पे करेंगे। ध्यान से समझिएगा, पूरा प्रोसेस समझिए। हमारे पास जो पैसे फंसे हैं जिन जिन संपत्तियों में, ठीक है, उन संपत्तियों को हम बेचेंगे या वहाँ से पैसा लाएंगे, राइट ना, ठीक है। जहाँ जहाँ पैसे फंसे हैं ध्यान से समझना। इस फर्नीचर में पैसे फंसे हैं आपके, बिल्डिंग में पैसे फंसे हैं, कार में पैसे फंसे हैं, बेचिए। आपने जिन कस्टमर को उधार दिया उनके यहाँ पैसे फंसे, उनसे वसूल करके लाइए, ठीक है। जिनको डेब्टर कहा जाता है, जिन कस्टमर के यहाँ आपका पैसा बाकी उसको डेब्टर कहते हैं, ठीक है। वहाँ से पैसे आप ले आइए। पैसे लाने के बाद आपके पास जो भी पैसे आएंगे उसमें सबसे पहले बाहरी कर्जदारों को पे करेंगे। जैसे में कोई क्रेडिटर्स है, कोई दुकानदार है जिनसे आपने उधार ले रखा है उनको पैसा पे कर दीजिए। बैंक का लोन है उसको पैसा पे कर दीजिए। कोई वर्कर्स है आपके यहाँ काम किया है उसको पैसा पे कर दीजिए। उसका ड्यूज है उसको पे कर दीजिए। ये काम जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तब पार्टनरों के बीच में आएंगे। अब पार्टनर में दो बातें आएंगी, लोन वाला पैसा पहले पे करे, कैपिटल वाला पैसा पहले पे करे, ठीक है। तो आप क्या है कि सबसे पहले कि लोन वाला पैसा पे करेंगे, ठीक है। किसको पे करेंगे, सबसे पहले लोन वाला पैसा पे करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके पास पैसे आ गए, ठीक है ना, आपके पास पैसे आ गए तो सीक्वेंस क्या होगा, तो सीक्वेंस यही होगा, सबसे पहले बाहरी लोगों को, उसके बाद अंदर में पहले लोन वाले पार्टनर को, फिर कैपिटल, ठीक है ना। कैपिटल का पेमेंट सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि पार्टनरशिप में सबसे लास्ट में पार्टनरों के कैपिटल का हिसाब, कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट हुआ था, कैपिटल से बिजनेस को अंत करेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई, कैपिटल लगाया था तो बिजनेस स्टार्ट हुआ था, कैपिटल वापस करेंगे बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले कैपिटल को सबसे लास्ट में पे करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन ये आ जाए कि आप सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन में किसको पे करेंगे, तो आप कहेंगे सबसे पहले पार्टनर्स लोन को पे करेंगे सर, ठीक है। प्रोसेस समझ में आ गया, प्रोसेस समझ में आ गया आपको। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि आपके पास जो संपत्तियां हैं उसको आप सेल करेंगे। सेल करने के बाद जो कैश आएगा उसमें बाहरी कर्जदारों को पे करेंगे। उसके बाद जो पैसा बचेगा पार्टनर्स के लोन को पे करेंगे, मतलब जिस पार्टनर ने लोन दे रखा हो उसको पे करेंगे। देन हमारे पास जो कैपिटल आएगा उसको पे करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि सर जर्नल हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। इन तमाम काम के लिए हम जर्नल कैसे करेंगे, सर ये हमको समझाइए कि जर्नल एंट्री कैसे होता है। इस रिजोल्यूशन विघटन के समय जर्नल एंट्री क्या होता है, तो याद रखेंगे जब से हमारे पास बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट का मतलब बिजनेस, जिस बिजनेस को आप विघटित कर देने जा रहे हैं सबसे पहले उसके बैलेंस शीट के पास जाएंगे। अगर बैलेंस शीट में कुछ हिसाब पहले से ड्यूज है, कुछ हिसाब पहले से ड्यूज का क्या मतलब है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसा बचा हुआ है, ठीक है, तो भाई ये पैसा तो ऑलरेडी पार्टनरों का है, कैलकुलेटेड अमाउंट है, ठीक है। बांटना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो लॉस आते हैं या प्रॉफिट आते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। अगर आपने पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रखा है, जैसे रिजर्व में कुछ पैसे तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आपने अगर नहीं कर रखा है तो रिजोल्यूशन से पहले
ठीक है, या डिसोल्यूशन के समय आप उसको पार्टनर को दे देंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ पैसा रखा हो वो वापस कर देंगे, पार्टनर को दे देंगे। रिजर्व में कुछ पैसा रखा हो वो पार्टनर को दे देंगे, सीधे तौर पे डायरेक्टली। इसको किसी अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? इसको किसी भी अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, इसको डायरेक्टली पार्टनर को पे कर देंगे। ठीक है, क्यों कर देंगे? क्योंकि ऑलरेडी ये कैलकुलेटेड अमाउंट है, ये बैलेंस है, प्रॉफिट का बैलेंस है, लॉस का बैलेंस है, रिजर्व का बैलेंस है, इसको डायरेक्टली पार्टनर का पैसा है ये। ठीक है, ये बांटना था, ये बांट रहा नहीं था, अभी तक रखे हुआ है, तो हम सीधे बांटेंगे। ठीक है, वापस नहीं जाएंगे किसी अकाउंट में, इसको हम सीधे पार्टनर को दे देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनता है तभी तो प्रॉफिट आता है भाई। प्रॉफिट जब आता है तो इसको पार्टनरों के बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आपके बैलेंस शीट में ये प्रॉफिट रखा हुआ है, आप क्या करेंगे? आप फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे? नहीं ना, आप सीधे बांटेंगे इसको। ठीक है, तो अगर आपके पास आपके बिजनेस में सबसे पहले जर्नलिटी का फॉर्मेट हम लोग समझते हैं, डेट पार्टिकुलर, LF अमाउंट। ठीक है, ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा एंट्री होगा, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर। अगर आपके बैलेंस शीट में रिजर्व या प्रॉफिट का कोई भी बैलेंस आपके सामने नज़र में आ गया, ठीक है, आपकी नज़र में आ गया, आप सबसे पहले दिमाग में माइंड में कब करना कि इस प्रॉफिट को हमें डायरेक्ट पार्टनर को दे देना है। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, इस प्रॉफिट को सीधे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बांट कर दे देना है। ठीक है, सर बंटवारा कैसे होता है? तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम प्रॉफिट को बांटेंगे तो प्रॉफिट को डेबिट में लिख देंगे और प्रॉफिट का क्रेडिट सेस होता है, इसलिए पार्टनर को क्रेडिट में ले आएंगे। मतलब जिसको बांट रहे हैं वो क्रेडिट है, जिसको हम देंगे अब उसकी जगह पे वो आ जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, रिजर्व जितना है उसको डेबिट करेंगे, जनरल रिजर्व हो या रिजर्व हो कोई दिक्कत नहीं। कॉन्टीजेंसी अगर रिजर्व है, रिजर्व फंड है तो कई बार आपको जनरल रिजर्व लिखा दिखेगा, रिजर्व फंड लिखा दिखेगा, कई बार आप कॉन्टीजेंसी रिजर्व लिखा दिखेगा। ये जितना भी रिजर्व है, ठीक है, चाहे वो जितना भी रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, जानते हैं ये सब प्रॉफिट का ही एक पार्ट है। ठीक है, प्रॉफिट होता है तो उसमें से निकाल के अलग अलग फंड लोग बना के रखे रहते हैं कि ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें इसको यूज करेंगे, इसमें इसको यूज करेंगे, तब बांटेंगे। अब संस्था बंद हो रही है, इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या पड़ेगा आपको? ठीक है, तो अगर संस्था बंद हो रही तो अगर आपके बैलेंस शीट में प्रॉफिट का बैलेंस दिख जाए, रिजर्व का बैलेंस दिख जाए, जनरल रिजर्व का बैलेंस दिख जाए, कॉन्टीजेंसी रिजर्व का बैलेंस दिख जाए, आप इसको सीधे तौर पे बांटेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सीधे बांट देंगे। इससे पहले भी आपने इसको समझा होगा कि सर बंटवारा कैसे होता है, ये सीधे तौर पे बांटेंगे। अब इसका हमको नरेशन भी करना है, तो नरेशन में आपको लिखना है बीइंग बैलेंस ऑफ फंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन देयर ओल्ड रेशियो, मतलब ओल्ड रेशियो न्यू। अच्छा, इस चैप्टर में रेशियो का कोई कमाल नहीं है, उस पर ध्यान ही नहीं लगाना है, क्योंकि रेशियो कब चेंज होते हैं? जब बिजनेस में कुछ चेंज होता है। तो इसमें बिजनेस में चेंज थोड़ी हो रहा है, बिजनेस तो बंद हो रहा है, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो रही है बिजनेस। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? फिर से समझिएगा, आपके पास जितने भी प्रॉफिट है, ठीक है, जितने भी प्रॉफिट के पार्ट है सबको डेबिट में लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आपने इसको बांट दिया। अगर आपके सामने में ये चीज़ दिखेगी, सीधे पार्टनर को बांट कर दे देंगे, इसको कुछ नहीं करना है, ये सब सीधे पार्टनर का ही पैसा है, बंटवारा नहीं हुआ था, रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन बिल्डिंग आप सीधे पार्टनर को नहीं दे सकते, फर्नीचर आप सीधे पार्टनर को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हम इसके अलावा जितनी संपत्तियां हमको दिखेगी उसको हम सीधे पार्टनर को नहीं दे सकते। सर इसके अलावा हमारे पास लॉस भी तो हो सकता है, बैलेंस शीट में पहले से रखा हूँ। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आपको एसेट साइड में दिख जाए, मतलब वो लॉस है। फिर से समझिए, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिख जाए, आपने पढ़ा होगा, तो वो लॉस है। अगर आप नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए, अगर बैलेंस शीट, मान लो ये बैलेंस शीट है और आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड में दिख रहा है, ठीक है, तो ये लॉस है। ठीक है ना, इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या आपको सीधे तौर पे लॉस कहा है तो आप लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जस्ट लाइक इसका उल्टा एंट्री होगा। जैसे यहाँ मैंने क्या किया, इसको डेबिट में लिखा है, पार्टनर को क्रेडिट में लिखा है। अब यहाँ पे पार्टनर क्रेडिट में जाएगा और बाकी जो लॉस आप बांट रहे हैं उसको क्रेडिट में ले आएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आप नरेशन भी लिखेंगे। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, ये सब तो समझ में आता ही है, ये भी एक तरह का लॉस है। एडवर्टीजमेंट
तरह का लॉस है। अगर आपके क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था, एक भी चीज़ मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। एक एक टॉपिक बड़ी गहराई से मैंने इसे कलेक्ट किया है और एक एक चीज़ को मैं बहुत ध्यान से समझाऊंगा, ठीक है। इसलिए आप पूरे कंटिन्यू और सब्र के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए और हो सके तो आप पेन पेपर के साथ बैठिए और नोट कर लीजिए इन तमाम चीज़ों को, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर हमको लॉस बांटना है, लॉस अगर बांटना है तो हमें पार्टनर को डेबिट में लिखना होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट में लिखना होगा। क्लियर है ये बात? क्लियर हुआ? फिर से समझिए, ठीक है। मैं घोर के पिला दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो अगर आपके बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट या रिजर्व रखा हुआ है, ठीक है, तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसको देंगे? सीधे तौर पे पार्टनर को देंगे। और ऐसा करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे, रिजर्व फंड अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे, कॉन्टीजेंसी रिजर्व को डेबिट में लिखेंगे और पार्टनर्स को क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और नरेशन में बस आपने जो किया है वो लिखेंगे शॉर्टकट में। जो बैलेंस है आपके पास, जो अभी तक बटा नहीं है, इसी को कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अभी तक नहीं बटा था, हमको बांटना पड़ा, तो बांटेंगे किसको देंगे? सीधे पार्टनर को, ठीक है। इसको किसी और अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ें। अगर आपके पास लॉस है तो आप लॉस को बांटने के लिए जस्ट लाइक उल्टा ही ठीक करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी लॉस है, ये भी याद रखेंगे। अब तो हमारे पास जो था पुराना, उसको तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब हमारे पास क्या क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा एसेट, हमारे पास बचेगा लायबिलिटी, ठीक है। तो सर क्या एसेट डायरेक्ट पार्टनर में जाएगा? बिल्कुल नहीं। एसेट को हम डायरेक्ट पार्टनरों के बीच नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। पहले हम इसको बेचेंगे, ठीक है। पहले हम इकट्ठा कर लेंगे फिर बेचेंगे। हाँ, उस समय में नीलामी में अगर कोई पार्टनर कहता है कि मुझे दे दो, फिर मैं दे दूँगा, ठीक है। लेकिन जो वैल्यू बनेगा उसका, मैं उससे काट लूँगा उसके अकाउंट से पैसा, ठीक है। लेकिन हम सीधे तौर पे किसी पार्टनर को कोई भी संपत्ति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर संपत्ति का वैल्यू अलग अलग होता है, ठीक है ना। अब जब वैल्यू अलग अलग होता है तो हम कैसे संपत्तियों को बांटेंगे, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास पैसा हो जाएगा तो उसको तो ईजिली बांट सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जितनी भी संपत्तियाँ हैं उसको हम एक अलग अकाउंट बनाएंगे और उसमें ट्रांसफ़र करते चले जाएंगे, ठीक है। सर उस अकाउंट का नाम बता दीजिए। उस अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। REALISATION, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। उस अकाउंट का क्या नाम है? रियलाइजेशन। हमारे पास जितने भी एसेट और लायबिलिटी है, जितने भी एसेट और लायबिलिटी है डियर, उस सबको कहाँ ले जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। हम डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं पार्टनरों को, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जितनी भी संपत्तियाँ हैं उसको बेचना है, बेचने के बाद उस पैसे से आपको बाहरी लायबिलिटी पे करना है, ठीक है ना। बाहरी दायित्व आपको पे करना है। तो अगर आपको बाहरी दायित्व पे करना है तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम पहले इसको इकट्ठा एक अलग से सेपरेट अकाउंट बना कर रखें। डायरेक्ट हम पार्टनर को नहीं दे सकते ये पैसा, तो ये पूरा प्रोसेस करने के लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक जगह इसको इकट्ठा नोट करना पड़ेगा और उस जगह को, उस अकाउंट को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको वसूली खाता कहते हैं। चलो ठीक है, अच्छा नाम है। वसूली करेंगे, है कि नहीं? क्या करेंगे? वसूली करेंगे। तो वसूली करने के लिए सबसे पहले आपको, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपने जितने भी अकाउंट्स हैं ना, ठीक है, जितने भी अकाउंट्स हैं, जितना भी एसेट है, सबको सीज करना पड़ेगा, ठीक है। सीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर लीजिएगा, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करिएगा? डेबिट कर लीजिएगा, एक एसेट सबको सीज करने के लिए। अब जहाँ जहाँ पैसा आपका फंसा हुआ है, तो आपका पैसा बिल्डिंग में फंसा हुआ है, टू बिल्डिंग, टू लैंड, टू फर्नीचर, टू डेप्टर। डेप्टर का मतलब वही हो गया जिन कस्टमर के यहाँ मेरा पैसा ड्यूज है, टू मोटर कार, टू सन्डी एसेट, और भी बहुत सारा एसेट अगर आपको लगे कि इसमें मेरा पैसा फंसा हुआ है, जहाँ से मुझे पैसे वसूल करने हैं, आप सबको यहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, सीज कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ये मैंने सीज कर लिया। क्या कर दिया? इस सभी अकाउंट को, जितने भी अकाउंट है, सबको मैंने सीज कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? फिर से समझिए। अगर आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने जितने भी एसेट है सबको सीज कर लेना है, सीज करके इकट्ठा रख लेना है। किस अकाउंट में रखना है? तो रियलाइजेशन अकाउंट में रखना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आपके पास जितने भी बचे हुए प्रॉफिट या लॉस है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप संपत्तियों को बेचना चाहेंगे, आप उससे पैसा वसूल करना चाहेंगे,
तो सबसे पहले उस पैसे को वसूल करने के लिए आपको उसे इकट्ठा सीज करना पड़ेगा। सीज करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट एक बनाएंगे, उसमें सारे एसेट के वैल्यू को सीज कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। फिर मैं उसका नीलामी करूँगा, जो पैसे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जितने भी एसेट हो, एसेट को सीज करने के लिए, चूँकि एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, इसलिए जब सीज करेंगे जिस अकाउंट में, वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फिर से समझो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और जितना भी एसेट आपके पास है, जैसे बिल्डिंग है, टू बिल्डिंग, टू लैंड, टू फर्नीचर, टू डेप्टर, टू मोटर कार, टू सन्ड्री एसेट, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, बीइंग में नरेशन में क्या लिखना है, बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने सारे एसेट जो हमारे पास रखे हैं, अगर उसका रिकॉर्ड बैलेंस शीट में है तो ठीक है, बाहर में दिया है तो उसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है। बाहर में अगर बिना बैलेंस शीट का दिया है तो कोशिश ये करना है कि पहले बैलेंस शीट बना ले, उसके बाद काम करने में ईजी रहेगा। जनरली आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट बना हुआ मिलेगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जितना भी एसेट हमको दिख गया, ठीक है। अब हमसे पूछोगे सर कैश को नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, कैश भी तो संपत्ति है। सर बैंक में जो पैसा वो भी तो संपत्ति है। तो भाई वो फंसा हुआ पैसा थोड़ी, आपके हाथ में पैसा है, आप कहोगे फंसा हुआ पैसा है, अरे भाई वो तो हाथ में है ही। हमको पैसा वहाँ से लाना है जहाँ पैसा नहीं है, उसको बेचना पड़ेगा, वो पैसा नहीं है, ठीक है। बैंक में पैसा है, वो पैसा है, जब चाहो निकाल लो, फंसा हुआ थोड़ी है। हाँ, पैसा कहाँ फंसा हुआ है, तो जब हम बिजनेस स्टार्ट किए होंगे, बिल्डिंग बनाए होंगे, तो वहाँ पैसे लगे होंगे, लैंड में, फर्नीचर में, डेप्टर में, मोटर कार में, यहाँ पैसे फंसे, इसको बेचना है ना भाई। अब बताओ मुझे, कैश की बिक्री थोड़ी होती है। तो आपके एसेट में अगर कैश है तो भी नहीं दिखाना है, नहीं है तो भी नहीं दिखाना है, बैंक है उसको भी नहीं दिखाना है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो हम पैसे इस अकाउंट में किस संपत्ति को सीज करेंगे, इस अकाउंट में हम उन संपत्तियों को सीज करेंगे जहाँ पैसा फंसा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। क्या करना है, जितने भी हमारे पास एसेट है, सबसे पहले हम उन एसेट को ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब क्लोज करेंगे किस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू लैंड, ठीक है, टू डेप्टर्स, टू मोटर कार, टू सन्ड्री एसेट, ये सब संपत्तियाँ हैं। और बीइंग में क्या लिखेंगे, एसेट ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। कुछ बातें और ध्यान में रखिएगा, विशेष तौर पे ध्यान में रखिएगा कि कैश का जो बैलेंस होता है, बैंक का जो बैलेंस होता है, ये खुद एक कैश है, इस पर कोई जुल्म मत करना, इसको ट्रांसफ़र मत कर देना, ठीक है। यहाँ पैसे नहीं फंसे हैं भाई, यहाँ पैसे ऑलरेडी पैसे हैं, ठीक है। मेरा काम क्या है कि बेचकर पैसा लाना, और जो पैसा है उसको भी बेचकर पैसा लाएंगे, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई, ठीक है। तो कैश और बैंक के जो पैसे हैं वो एसेट हैं, लेकिन उसको ट्रांसफ़र मत कर देना, रियलाइज, इसको सीज मत करना, ठीक है ना, गलती से भी इसको सीज मत करना, ठीक है। तो कैश और बैंक का रियलाइजेशन को सीज मत करना। और भी कुछ बात जान लीजिए, लेकिन अगर इनटैंजिबल एसेट है, ठीक है, टैंजिबल इंटैंजिबल जितना भी एसेट है जिसका ग्रॉस वैल्यू है और जिसको हमें बेचना है, जहाँ से पैसे लाने हैं, चाहे वो गुडविल हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो डेप्टर हो, सबको ले चलेंगे रियलाइजेशन, सीज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद और भी जान लीजिए कि अगर आपके अकाउंट में एसेट साइड में, मैंने आपको बताया था पिछले इंटरव्यू में, मैंने आपको बताया कि एसेट साइड में कुछ फिक्टिशियस एसेट होते हैं। कहने का मतलब काल्पनिक संपत्ति होता है। काल्पनिक संपत्ति का मतलब वो संपत्ति है नहीं, उसको बैलेंस करने के लिए एसेट साइड में डाल दिया गया अपवाद के तौर पे, ठीक है। जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ये सब तो लॉस है, इसको हम डायरेक्ट पार्टनर में देंगे। मैंने आपको बताया डायरेक्ट पार्टनर में देंगे, ठीक है, पिछले इंटरव्यू में मैंने आपको बताया। तो एसेट साइड में अगर आपको ये दिख जाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, तो आपको दिमाग में लगा लेना है कि ये संपत्ति है नहीं, ये लॉस का बैलेंस है, इसको डायरेक्ट पार्टनर में बांटेंगे। एडवर्टीजमेंट से ये संपत्ति नहीं है, ये लॉस का बैलेंस है, काल्पनिक संपत्ति है, ये सब माना गया है लेकिन है नहीं, ठीक है। कुछ चीज़ें नहीं भी होती, एडजस्ट करना पड़ता है। अब इनको कहीं जगह नहीं मिला, लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी और लायबिलिटी वालों ने, कैपिटल वालों ने जगह ले रखा है, अब इन बेचारों को कहीं जगह नहीं मिला, तो एसेट वालों ने कहा कि आ जाओ हमारी तरफ रह जाओ, लेकिन तुमको हम अपनी प्रजाति में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही, जब तुमको ज़रूरत होगी तुम निकल जाना, ठीक है। तो एसेट साइड में से हम इसको निकाल कर डायरेक्ट पार्टनर को दे देंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो कितनी बात आप समझिए, जितना भी एसेट है रियलाइजेशन में
एसेट में से हम बिल्डिंग, लैंड, जहाँ जहाँ से पैसे मुझे लाने वो सब ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन कैश कभी नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, बैंक कभी नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। और बाकी आपके पास जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ये लॉस है, जगह दी गई है एसेट साइड में। ये फिक्टिशियस एसेट, काल्पनिक संपत्ति, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये संपत्ति नहीं होती है, लेकिन जगह दे दी गई है, तो क्या हम इसको संपत्ति थोड़ी मान लेंगे? हम इससे थोड़ी पैसे वसूल, प्रॉफिट का पैसा है वो प्रॉफिट डायरेक्ट बांटो, इसमें क्या विशेष दिमाग लगाना है। तो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कोई बैलेंस आपको इस साइड में दिख जाए, एसेट साइड में, ये डायरेक्ट पार्टनर में जाएगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, राइट ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट खत्म हो गया, एसेट मैंने बंद कर दिया। अब लायबिलिटी को भी सीज करेंगे। एसेट को तो सीज कर लिया, ठीक है। अब चलिए एसेट को हम लोग लायबिलिटी को सीज करते हैं। लायबिलिटी को सीज करने के लिए एक और चीज़ जान लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि एसेट के विरुद्ध कोई प्रावधान होता है। जैसे मान लो कि ये डेप्टर है, डेप्टर तो संपत्ति है जहाँ मुझे पैसे फंसे हैं, ठीक है। मान लो कि 4,000 रुपये संपत्ति है, लेकिन इसमें कुछ प्रोविज़न है कि मेरा पैसा डूब सकता है। मैंने अपने बिजनेस में, अपने बैलेंस में ये बात लिख रखा है, मतलब मान लो कि 2,000 है, तो मेरा जो डेप्टर है फाइनली 3,800 रुपया का है जो मुझे वसूल करने हैं। लेकिन हम देनदार को कभी 3,800 नहीं बता सकते, ये मेरी बात है, मैंने प्रोविज़न कर रखा है कि 800 रुपये मेरा डूब सकता है। कस्टमर से जो वसूल करने जाएंगे तो हम थोड़ी ये कहेंगे कि हम सोच रखे हैं कि तुम हमारा 2,200 रुपया नहीं देगा, तुम हमारा 200 नहीं देगा, तुम हमारा 3,800 ही देगा, ये थोड़ी हम कहेंगे। उसको ये कहेंगे कि तुम्हारे यहाँ 4,000 ड्यूज है, तुमको पैसा देना है। लेकिन हमारे अकाउंट में जो हम इस 200 रुपया माइनस करके और चल रहे हैं, हम अकाउंट में जो 200 रुपया माइनस करके चल रहे हैं, हमने जो अकाउंट में 3,800 रुपया लिख रखा है, 200 रुपया माइनस करके चल रहे हैं, उसको कहाँ देखा है? तो उसको लायबिलिटी वालों ने कहा कि हमारी तरफ आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो जब तुम लायबिलिटी ट्रांसफ़र करोगे तो एसेट के विरुद्ध अगर कोई प्रावधान होगा तो लायबिलिटी वाला उसको रख लेगा अपने साथ में, ठीक है, बात समझ गए। जैसे एसेट वाला सब क्या किया, कुछ लॉस को रख लिया अपने साथ में, लेकिन वो लॉस सीधे पार्टनर में बटेगा। लेकिन यहाँ जो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स है, ये कोई लॉस नहीं है, ये कोई प्रॉफिट भी नहीं है, ये सिर्फ बैलेंसिंग है, उसमें को छुपाने के लिए है कि मैंने ऐसा नहीं कहा है, मैंने देनदारों को 4,000 के बदले में 3,800 नहीं कहा है, ये 200 मैंने अपने हिसाब में काट रखे ज़रूर है, इसको बैलेंस कर लेंगे हम बाद में, लेकिन हम उसको 4,000 ही बताएंगे जो देनदार हमारा है। इसी को कहते हैं बुक वैल्यू, ठीक है। 4,000 को क्या कहते हैं? बुक वैल्यू। तो सर अगर प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स है तो उसको लायबिलिटी के साथ जगह दे देना, ठीक है। अच्छा, लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करेंगे तो लायबिलिटी का सेस क्रेडिट होता है, इसको भी हम लोग सीज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। जब तक मेरा पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा वो सारा काम हम रियलाइजेशन अकाउंट में करेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में ही बिग टर्न की सारी प्रक्रिया की जाती है। तो सबसे पहले मैंने एसेट को सीज कर लिया रियलाइजेशन अकाउंट में, उसके बाद मैं लायबिलिटी को सीज कर रहा हूँ। लेकिन बेचारे लायबिलिटियों ने प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, जो संपत्ति के विरुद्ध प्रावधान है, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन एसेट पे होता है, ये सबको जगह दे दी है अपने साथ में, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, साथ में लायबिलिटी वाले जो बैंक लोन है, जो आपके क्रेडिटर्स हैं, जो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कुछ भी है, कोई खर्च है जो बकाया रह गया, ये सबको आप एंट्री करेंगे। सन्डी लायबिलिटी और भी बहुत सारी लायबिलिटी अगर आपके पास है तो सबको डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, बस समझ में आ रही है। रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। पिछला एंट्री क्या था, एसेट को मैंने सीज किया था, तो उसके लिए क्या एंट्री किया था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, जितना भी था, ठीक है ना। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ एंट्री, ध्यान से समझना, प्रोविज़न जितना भी लायबिलिटी है सबको डेबिट टू रियलाइजेशन। अब आपको दिमाग में आना चाहिए कि एसेट का डेबिट से, अब ट्रिकली याद रखिएगा, एसेट डेबिट होता है और जब एसेट को ट्रांसफ़र करेंगे तो इसके जगह पर रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, बाकी सब नीचे आ जाएगा, ठीक है। लायबिलिटी क्रेडिट होता है और इसको जब ट्रांसफ़र करेंगे मतलब क्लोज करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में सीज करेंगे, तो चूँकि लायबिलिटी क्रेडिट होता है तो रियलाइजेशन क्रेडिट में आ जाएगा, बाकी सारा का सारा लायबिलिटी डेबिट में। ट्रांसफ़र करने का क्या मतलब होता है, उलट देना। एसेट डेबिट बैलेंस होता है, ध्यान से समझना, एसेट डेबिट बैलेंस होता है और इसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, किसको, रियलाइजेशन को, तो ये क्रेडिट में आ जाएगा और रियलाइजेशन डेबिट में चला जाएगा, उलट जाता है, ठीक है, बस समझ में आ रही है, उलट देना है, बस उसको रिवर्स कर देना है, ठीक है ना।
या नहीं तो आप एंट्री याद करोगे। तो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स हो, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन हो, ये सब बैंक लोन के साथ, क्रेडिटर्स के साथ और टेस्टी एक्सपेंसेस, जितना भी लायबिलिटी है आपका, जिसको अभी पैसा पे करना है, ध्यान में रखना। पार्टनर्स लोन कभी नहीं डालना, कैपिटल नहीं डालना, चूँकि उसका पेमेंट अलग से होगा, पार्टनर के लोन का पेमेंट बाद में होगा, इसलिए इसमें इसको इंक्लूड मत करना, किसी कीमत पे मत करना। जो प्रॉफिट का बैलेंस लायबिलिटी में दिख जाए आपको, वो लायबिलिटी है नहीं, उसको डायरेक्ट बांटना है पार्टनर में, वो भी मत लाना। जहाँ जहाँ तुमको पैसा पे करना है ना, उसको लेकर आना, ठीक है। अब बात समझ में आए। अब ये दोनों बेचारे अपवाद हैं, ठीक है, ये दोनों अपवाद हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, बस बैलेंस करने के लिए इसको जगह दे दी गई लायबिलिटी की तरफ, ठीक है ना, ध्यान से याद रखना। क्लियर है ना, ये मेरी बात समझ में आ गई। तो एसेट को हम लोग ऐसे ट्रांसफ़र करेंगे और लायबिलिटी को जस्ट उल्टा ट्रांसफ़र करेंगे ऐसे, ठीक है। आगे रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने दोनों चीज़ को सीज कर दिया। अब मैं चलूँगा संपत्तियों को बेचने की तरफ, ठीक है, इसका एंट्री कर लीजिएगा। अब मैं संपत्ति, अच्छा कुछ बातें और जान लीजिए। प्रॉफिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन रिजर्व, वही सारी बातें हैं जो हमने आपको बताया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व कैपिटल अकाउंट इज़ नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसको किसी कीमत पर, किसी ज़िंदगी में इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये जो बेचारे हैं पार्टनर्स लोन, इसको तो बाद में पे किया जाएगा, बाहरी कर्जा निपट जाए उसके बाद। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व वगैरह सीधे पार्टनर के बीच में जाएगा, इसको हम इस अकाउंट में लाकर क्यों करेंगे, ठीक है। आइए इसके अलावा और भी चीज़ जान ली। अगर आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, अगर आपके ऊपर इसका कोई लायबिलिटी नहीं है, कर्मचारियों का पैसा है, अगर आपके ऊपर कोई इसके विरुद्ध में कोई केस नहीं है, किसी तरह का कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है, एम्प्लॉय वगैरह ने आपके ऊपर कोई लायबिलिटी, कोई जवाबदेही, किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया, कोई क्लेम नहीं किया है, तो आप सीधे सीधे ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड को पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, क्योंकि ये पैसा पार्टनरों का है। लेकिन अगर कोई वर्कर्स इस पर क्लेम करता है, ठीक है, तो फिर ये कर्जा बाहरी हो गया, ध्यान से समझना, फिर ये कर्जा बाहरी हो गया। जो अंदर की बात है वो सीधे पार्टनर में चली जाएगी। लेकिन अगर कोई कर्ज बाहरी हो गई तो उसको पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट में सीज करना पड़ेगा, फिर उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर WC वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपके पास अगर है, रेयर केस में आपको ये दिखेगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, अगर इसको लायबिलिटी की तरफ आप लेंगे तो इसको तो आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन अगर आप इसको एज ए प्रॉफिट के तौर पे लेंगे तो आप इसे पार्टनर के बीच में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर ऐसा होता है तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए इन तमाम चीज़ों को, ठीक है। तो हमने अभी इस टॉपिक में क्या क्या समझ लिया, इस टॉपिक में हम लोग समझ लिया कि जितना भी लायबिलिटी है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में स्विच करेंगे, लेकिन हम ध्यान रखेंगे ये रिज़र्व, ये पार्टनर लोन, ये सब का काम बाद में करना है। लेकिन इस पर ख़ास तौर पे ध्यान रखेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड अगर हमको दिखे जाए तो ये तो वर्कर के लिए हो गया, भविष्य निधि हो गया, वर्कर्स का भविष्य निधि है, वर्कर्स के लिए रखे गए थे पैसे, ये तो पार्टनर के लिए नहीं रखे गए थे। अब इसमें वर्कर्स कोई क्लेम नहीं करता है तो सीधा सीधा पार्टनर को दे दीजिएगा। लेकिन वर्कर्स अगर क्लेम करता है तो ये तो बाहरी कर्ज हो गया आपके ऊपर, तो इसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में, जैसे यहाँ सबको लेके गए हैं उसी तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट में इसको ले आइएगा और उसके बाद पेमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ ही वर्कर्स, जैसे 10,000 का, कोई 10,000 का, जैसे मान लो, अगर मान लो कि 10,000 का है, ठीक है, 10,000 का वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इसमें 50% वर्कर्स ने क्लेम किया है तो 50% वर्कर्स को दे दो एज ए लायबिलिटी, उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दो, फिर बाद में पेड कर देना, और 50% आप पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। बस इतनी बात यहाँ ध्यान में रखिएगा कि जितने भी लायबिलिटी है उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे, हमने क्या किया, एसेट सीज कर लिया, हम लोग लायबिलिटी सीज कर लिए, अब हम एसेट को बेचेंगे, ठीक है। फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट, मैं रियलाइजेशन करूँगा, एसेट से पैसे वसूल करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला केस ये है कि ये नगद बिक जाएगा, तो नगद जब बिकेगा तो सीधे तौर पे व्हेन सेल इन कैश, अगर आपका संपत्ति कैश में सेल होता है, तो मैंने इसको सबको रियलाइजेशन में सीज किया है, तो अब जो वसूली होनी है वो किसी एसेट से नहीं होनी है, अब जो वसूली होनी है वो रियलाइजेशन अकाउंट से वसूली होनी है, जैसे समझना। अगर आपको संपत्ति बेचना है तो अब रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से संपत्ति बिकेगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चूँकि मैंने सबको रियलाइजेशन अकाउंट में सीज कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब जो संपत्ति कैश आएगा वो रियलाइजेशन के नाम से आएगा,
तो कैश अगर आ रहा है तो आपको पता है कैश अकाउंट डेबिट करेंगे या बैंक अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, और टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन। कैश आ रहा है डेबिट, और जितनी भी संपत्ति बिकेगी सब रियलाइजेशन के नाम से बिकेगी। जैसे मान लो कि कहा जा रहा है कि 50,000 बिल्डिंग से वसूल हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि बिल्डिंग को रियलाइजेशन में सीज किया जाता है और सब के सब जितनी भी संपत्ति है सबकी वसूली हमको रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से होगी। ठीक है, जैसे फर्नीचर से वसूली हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, डेप्टर से वसूली हुआ तो भी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लैंड से वसूली हुआ तो भी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मोटर कार से वसूली हुआ तो भी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि ये सारे के सारे एसेट सबको रियलाइजेशन अकाउंट में सीज करके रखा गया। बात समझ में आ रही? बहुत छोटी सी टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। व्हेन कैश इन सेल, अगर आपका पैसा, आपका संपत्ति कैश में सेल हो रहा है, अगर कैश में आपकी वसूल जितना भी एसेट आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है फॉर रियलाइजेशन, ठीक है, उस सबको क्या करेंगे हम लोग? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन में ले आएंगे। ठीक है ना? इसका एंट्री जब हम लोग कर लेंगे तो इसका सारांश भी हमको देना है, नरेशन देना है। तो एसेट सोल्ड फॉर कैश ऐसे लिख दीजिए, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होगा, ये पार्टनर कोई कहेगा कि जैसे कोई संपत्ति आप बेच रहे हो, ठीक है, रियलाइजेशन के नाम से वसूली कर रहे हो, तो पार्टनर कहेगा कि मुझे दे दो, तो यहाँ कैश की जगह पे पार्टनर का नाम दे देंगे। ठीक है, पार्टनर के अकाउंट में चला जाएगा, पार्टनर के अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर व्हेन एसेट आर टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, अगर कोई एसेट कोई पार्टनर ले लेता है तो इसके लिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन लिखेंगे। ठीक है, चूँकि वसूली कैसे होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ध्यान से समझना, एसेट को मैंने जब क्लोज किया रियलाइजेशन अकाउंट में तो एंट्री क्या हुआ? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट लिखा मैंने। ठीक है, अब मैंने एसेट को रियलाइजेशन में सीज कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये एसेट बिकेगा रियलाइजेशन के नाम से। ठीक है, तो रियलाइजेशन अभी डेबिट में था पिछली बार, अब मैं बेचूंगा इसको, तो क्या होगा एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, नीचे आ जाएगा रियलाइजेशन। ठीक है, अब धीरे धीरे सारा टॉपिक आपको याद थोड़ा सा करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। तो 4 बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको सारी बातें क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, बेसिक है। कई बार क्या होता है, बेसिक को लोग नहीं समझते, सीधे क्वेश्चन पे चले जाते हैं। बेसिक समझने में समय लगेगा, लेकिन इसको जब समझ लेंगे ना तो सारे क्वेश्चन अपने से बनेंगे। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाएगा अगर आपका संपत्ति सेल होता है। प्रोसेस क्या समझ गए? पहले एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करेंगे, फिर हम एसेट को बेचेंगे। बेचने के क्रम में हमारे साथ कंडीशंस क्या आएंगे? अगर हमारा जनरली कैश में सेल हो जाता है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन लिख देंगे। अगर कैश ना सेल होकर कोई पार्टनर कहता है मुझे दे दो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कर लेंगे। इसके अलावा, ठीक है ना, इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे? इसका एंट्री कर लेते हैं, विंग एसेट आर टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर। ठीक है, तो जो भी पार्टनर का नाम रहेगा, ऐसा नहीं कि पार्टनर का नाम अगर एक्स है तो पार्टनर से लिखेंगे, तो एक्स लिखेंगे। ऐसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब उस पार्टनर का नाम दे देंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं, है ना। कभी कभी क्या होगा ये बात ध्यान में रखिएगा। कभी कभी कोई कर्जदार है, ठीक है, कभी कभी कोई कर्जदार है, अब वो कह रहा है कि ये संपत्ति मुझे दे दो, हम कर्ज का पैसा छोड़ देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, मैं संपत्ति बेच क्यों रहा हूँ? ताकि उस पैसे से मैं कर्जदारों को निपटा सकूं। अब कोई कर्जदार मान गया कि हमें कोई ये संपत्ति दे दीजिए, तो हम आपको कर्ज, आपके ऊपर जो कर्ज है वो नहीं लेंगे। ठीक है, तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। हमको ना बेचने का टेंशन होगा, ना पेमेंट का टेंशन होगा, ले जाओ भाई, काम ख़त्म। ठीक है, तो याद रखेंगे कि यदि कोई एसेट, कोई पार्टनर, कोई क्रेडिटर्स मतलब जिनका पैसा मेरे ऊपर बाकी है, कोई क्रेडिटर्स मतलब जिनका पैसा मेरे ऊपर बाकी है, वो ले लेता है फुल सेटलमेंट में, मतलब पूरा का पूरा पैसा ले लेता है, पूरा का पूरा संपत्ति ले लेता है और कहता है कि चलो इतना पूरा संपत्ति हमको दे दो और पैसा जो कर्ज है वो माफ़ कर दिया, तो उसका कोई एंट्री मत करना, क्योंकि इसको कहते हैं अदला बदला करना। ठीक है, बस समझ में आ रही है? एक्सचेंज ऑफर, राइट ना, एक्सचेंज हो गया, मेरे कर्ज माफ़ हो गए, मेरे संपत्ति चले गए, चलो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, मेरा काम ही यही करना था। मैंने शुरू में आपको समझाया कि आपके पास जो संपत्ति से वसूली होगा उससे आपको कर्जदारों को पे करना है। अगर कोई कर्जदार कहता है मुझे संपत्ति दे दो, क्यों बेचेंगे भाई, दे दो उसी को, क्या टेंशन लेना, राइट ना, तब कोई टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ समझ गए,
एसेट से वसूली होगा तो क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई पार्टनर ले रहा है कोई संपत्ति तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक और बात ध्यान में रखनी है कि सारी संपत्ति रियलाइजेशन के नाम से ही बिकेगी। अगर आपको बिल्डिंग बेचना है तो भी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, आपको फर्नीचर बेचना है तो भी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर आपको ज़मीन बेचना है, लैंड बेचना है तो भी कैश अकाउंट डेबिट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई भी संपत्ति अगर आपको बेचनी है, ठीक है, उसका एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होगा। ये तो बहुत मज़े की बात है, टेंशन ही नहीं लेना। पैसा अगर कहीं से आ रहा है एंट्री कर दो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसको अभी मेरे साथ याद कर लो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पैसे जहाँ से आ रहे हो उसका एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है ना। एसेट फर्नीचर से पैसे आ रहे हो कैश टू रियलाइजेशन, मशीन से पैसे आ रहे हो कैश टू रियलाइजेशन, करते जाना है, ठीक है ना। अब चलिए सर, जो हमारे पास पैसे आ गए, पूरा प्रोसेस याद है आपको। अब उसे क्या करेंगे हम लोग, लायबिलिटी पे करेंगे, ठीक है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो। अच्छा एक बात और मैं आपको समझा दूँ, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड क्या है। रिकॉर्डेड जो हमारे रिकॉर्ड में है, अनरिकॉर्डेड मतलब जो हमारे रिकॉर्ड में नहीं था लेकिन पैसा आ रहा है, छोड़ दोगे नहीं ना, ले आओ, जो भी पैसा आ रहा हो रिसीव कर लो, ठीक है। बात समझ में आ गया। जो भी पैसा आ रहा होगा चाहे वो रिकॉर्ड में हो, नहीं रिकॉर्ड में हो, रिकॉर्ड में नहीं भी हो, पैसा अगर वसूली हो रही, कैश टू रियलाइजेशन, कैश टू रियलाइजेशन, कैश टू रियलाइजेशन, कैश टू रियलाइजेशन, याद कर लीजिए, ठीक है। अब जब हम ये बेच देंगे तब हमारे पास जो पैसे आएंगे हम उसमें लायबिलिटी पे करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो सबको पे करना पड़ेगा। तो समझते हैं लायबिलिटी कैसे पे करेंगे। अच्छा पैसा वसूल जब हुआ है, ठीक है, तो एंट्री देखिए, पैसा वसूल हुआ तो एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब पैसा पे होगा तो वो सारे के सारे पेमेंट भी रियलाइजेशन के नाम से ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने सारे लोन को, सारी कर्जों को, जितनी भी लायबिलिटी हमारे पास थे सबको मैंने कहाँ सीज कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में। और जब मैंने उसको रियलाइजेशन अकाउंट में सीज कर दिया है तो पेमेंट भी हम रियलाइजेशन के माध्यम से ही करेंगे, ठीक है। इसलिए तो रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, तो पेमेंट भी हम रियलाइजेशन के माध्यम से ही करेंगे। तो फिर से समझिए, जो हमारे पास पैसे आएंगे उसका क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। या कोई पार्टनर लेगा तो कैश हटा देना है, पार्टनर को डेबिट कर दीजिएगा, लेकिन पेमेंट के लिए यही एंट्री क्या होगा, पलट जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। चूँकि पेमेंट हो रहा है भाई, पैसा जा रहा है आपका, तो यहाँ क्या एंट्री करिएगा। अब यहाँ पर कैश, अगर पेमेंट आप कोई लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी, एवरीथिंग लायबिलिटी हो, एक्सपेंस हो, कुछ भी पेड कर रहे हो तो आपको एंट्री करना है कैश रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कुछ नहीं करना है, कुछ टेंशन नहीं लेना, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, बीइंग लायबिलिटी पेड, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं लेना। दो ही एंट्री याद रखना है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कब, जब पैसे आएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश कब, जब पैसे जाएंगे, ठीक है। अब कैश की जगह पर पार्टनर कब आएंगे, जब पार्टनर कहेगा कि भाई मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ भी कैश की जगह पर पार्टनर आ जाएगा। यहाँ भी पार्टनर कहेगा कि कोई कर्ज मैं ही पे कर दे रहा हूँ, बाद में मुझे पैसा दे देना, तो यहाँ कैश की जगह पर पार्टनर को डाल देंगे, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। व्हेन लायबिलिटी आर टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, कोई पार्टनर कह रहा है कि मुझे लायबिलिटी दे दो, एंट्री याद करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश था, तो अब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर। लमसम प्रोसेस कंप्लीट हो गया, हमारी जो संपत्ति थी मैंने उसको सीज किया रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जितना भी एसेट्स था वो। उसके बाद हमारी पास जो लायबिलिटी था उसको भी मैंने सीज किया, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बस ये ध्यान रखिएगा कि लायबिलिटी ने कुछ जगह दिया है प्रोविज़न का, ठीक है, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन, ठीक है, दोनों को डेबिट करिएगा। अगर आपको आपके क्वेश्चन में रहे तो क्वेश्चन क्लियर कहेगा, मैं जो एग्जाम्पल लूँगा उसमें सारी बातें रहेंगी, ठीक है। तो व्हेन लायबिलिटी आर टेकन ओवर एनी पार्टनर, तो अगर कोई पार्टनर ले रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री ये है कि जब संपत्ति से पैसे आएंगे, पैसे वसूल होंगे किसी संपत्ति को बेचकर या किसी देनदार से, कहीं से भी पैसे आएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब वहाँ पे कोई पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर को डेबिट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर लायबिलिटी पेड होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर वहीं पर कोई पार्टनर कह रहा है कि भाई मैं पे कर दूंगा, तो जहाँ पे कैश था वहाँ पर रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसको भी लिख देंगे। अब बात आती है कि इतना जो प्रोसेस हुआ है, जितना काम हुआ है, उसमें कुछ खर्च होंगे, ठीक है, कुछ खर्च होंगे, कोई भी जैसे लीगल कोई खर्च हो जाए, मतलब जितना खर्च होंगे इस विघटन के लिए
उसको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहेंगे। इसमें भी कई कंडीशन है, उसको पूरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात कि यहाँ भी पेमेंट हो रहा है, तो जो भी पेमेंट होगा, पेमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू होगा, और जितना भी पेमेंट होगा रियलाइजेशन के नाम से होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, बस पेमेंट के लिए एंट्री हो या लायबिलिटी के लिए एंट्री हो, सेम एंट्री रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। पेमेंट के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और पैसा अगर आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है ना, पेमेंट के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा अगर आता है कहीं से तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बस ये 2 एंट्री आप माइंड में मेकअप कर लेना। ठीक है, और ज़्यादा तौर पे मेकअप करना और इस पर मेहनत करना। ठीक है ना, तो अगर आप कैश पेड कर रहे हैं रियलाइजेशन का, सर आप कहोगे कि सर दोनों एंट्री सेम है। हाँ, दोनों एंट्री सेम है। पेमेंट जो भी होगा रियलाइजेशन का नाम से होगा, चाहे वो एक्सपेंसेस पेड हो चाहे वो लायबिलिटी पेड हो। ठीक है, टू कैश, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे। इसके अलावा अगर कोई पार्टनर ले लेता है, कोई पार्टनर कहता है कि मैं ले ले रहा हूँ, कोई पार्टनर कहता है कि मैं पेड कर रहा हूँ, मुझे दे देना। ठीक है, इसको समझना, एक्सपेंसेस पेड आर पेड बाय एनी पार्टनर, कोई पार्टनर दे रहा है लेकिन ये खर्च बॉर्न करेगा बिजनेस को देना है ये पैसा, तो इसकी जगह पर जो कैश हम लिखे हैं इसके जगह पर पार्टनर का नाम लिख देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब वो पार्टनर को पेमेंट होगा ना, जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा तो वहाँ ये पैसा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कैश है उसके जगह पार्टनर लिख दीजिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखना ये कि दोनों एंट्री लमसम सेम है, ये एंट्री दोनों, जी बिल्कुल सही है। पेमेंट जब भी होगा उसका एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो कितना ईजी है, आपको टेंशन ही नहीं लेना, 2 एंट्री याद रखना, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन पैसा आने के लिए, और पेमेंट के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जहाँ जहाँ कैश है, अगर पार्टनर वहाँ पे आता है, मैं संपत्ति बेचने जा रहा हूँ, पार्टनर मेरे पास आ गया, बोला मुझे पैसा मुझे दे दो ये, तो वहाँ जहाँ मैं कैश लिख रहा था वहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखूँगा, टू कैश लिख दूँगा, टू रियलाइजेशन। क्लियर है? 2 एंट्री क्या हो गए, एक हो गया कैश या पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और दूसरा हो गया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू पार्टनर। ठीक है, कब कब, तो जब वसूली होगा तो कैश ऊपर डेबिट और टू रियलाइजेशन नीचे, पेमेंट जब होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दोनों एंट्री सेम है चाहे वो एक्सपेंसेस है। इसलिए कई बार जब अकाउंट आप बनाइए तो डायरेक्ट सीधे एक तौर पे भी दिखा सकते हैं, एक साथ भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर कोई पार्टनर पेमेंट करेगा तो कैश अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, अगर कैश में आप पे करें तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, और भी कुछ बातें इसमें और सीखनी है आपको रियलाइजेशन से संबंधित, और भी कुछ बातें आपको याद रखनी है। आइए भाई, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फॉर्म, ठीक है, फॉर्म दे रहा है और ये खर्चा पार्टनर को देना था। एक तो बात यह है कि फॉर्म अगर देगी तो ठीक है भाई, फॉर्म अगर देगी तो पार्टनर अगर दे रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कर देंगे तो पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन अगर वो खर्च पार्टनर का है और ये बिहाफ में दे दिया, फॉर्म ने बिहाफ में दे दिया, बिहाफ का मतलब ये है कि फॉर्म ने अपने तरीके से दे दिया और देना है पार्टनर को, 2 बातें हो गई, देना है फॉर्म को मतलब बिजनेस को, दे दिया है पार्टनर। तो अगर फॉर्म को देना है, पार्टनर दे दिया है, तो उसको पैसा बाद में चाहिए, उसको पैसा बाद में चाहिए, इसलिए उसका नाम लिख देंगे, रियलाइजेशन टू पार्टनर लिख देंगे, ऑटोमेटिक रियलाइजेशन अकाउंट से पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर ध्यान रखिएगा, अगर बिहाफ में दे रहा है कोई, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फॉर्म ने अगर पे कर दिया और ये पार्टनर को बॉर्न करना है, ध्यान से पढ़ना, वहाँ पे कौन पे कर रहा था, वहाँ पे पार्टनर पे कर रहा था, और फॉर्म को बॉर्न करना है, मतलब फॉर्म पैसा उठाएगी, पैसा फॉर्म को देना है, लेकिन पार्टनर पे कर दिया। यहाँ क्या है, यहाँ पर कंडीशन ये है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि पैसा बॉन्ड कर रहा है पार्टनर को, लेकिन फॉर्म दे रहा है बिहाफ में। ठीक है, तो इसका एंट्री कुछ इस तरह होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। ठीक है, ये हर हाल में पार्टनर को पे करना होगा, उसके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। ठीक है ना, उसके अकाउंट से क्या हो जाएगा, पैसा कट जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो इसका मतलब यह है कि इसका रियलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट नहीं हो रहा है, राइट ना। यहाँ पे फॉर्म ने पेड कर दिया है, पेड कर दिया, फॉर्म ने ऑलरेडी पेड कर दिया, और यहाँ पार्टनर के अकाउंट से सिर्फ पैसा काटना है और कुछ नहीं, राइट ना। तो अगर ऐसा कंडीशन हो, ठीक है, जनरली नहीं आएगा, लेकिन हो ऐसा कंडीशन, 2 ही कंडीशन आपको जनरली देखने को मिलेंगे, कैश में पेमेंट होगा या पार्टनर पेड कर देगा, बात खत्म। लेकिन अगर स्पेशल केस में आपको ये दे दे कि फॉर्म ने दे दिया है,
लेकिन देना था पार्टनर को, तो पार्टनर के अकाउंट से पैसा कटेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करके या बैंक अकाउंट करके। स्पेशली इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एक और कंडीशन आएगा, ध्यान से पढ़ना। अगर व्हेन अ पार्टनर इज़ अ फिक्स अमाउंट ऑफ बियरिंग रियलाइजेशन, ठीक है, तो कोई पार्टनर ऐसा है जिसको रियलाइजेशन के लिए फिक्स किया गया है और पूरा का पूरा खर्च वो अपने पॉकेट से देगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल कंसिडरेशन में क्या है कि उसे हम उसको रियलाइजेशन की तरफ से दिया जाएगा पैसा। ध्यान से पढ़ना, व्हेन अ पार्टनर इज पेड अ फिक्स अमाउंट, ठीक, अगर कोई पार्टनर फिक्स अमाउंट अपने पॉकेट से दे रहा है लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस उसको कंसिडर नहीं कर रहा है, ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंसेस आर नॉट टू बी कंसिडर, अगर हम एक्सपेंसेस को कंसिडर नहीं करते हैं तो उसको पेमेंट हम फर्म की तरफ से कर देंगे, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कर लेंगे ताकि उसको उसके अकाउंट में पैसा वापस चला जाए, ठीक है। बस ये केस, 2 केस स्पेशली आपको याद रखने पड़ेंगे। एक और केस है वो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो इस केस को और अच्छे से समझाता हूँ। इस केस में क्या है कि अगर कोई पार्टनर खुद बॉन्ड करेगा, उसको करना है, जिम्मेदारी उसकी है, फॉर्म के रिटर्न करने की जिम्मेदारी उसकी है, तो फॉर्म कहेगी कि मैं दे रहा हूँ पैसा लेकिन तुम्हारे अकाउंट से पैसे कटेंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होगा। लेकिन अगर कोई पार्टनर बियर कर रहा है, ठीक है, उसको पैसा उसने दे दिया है लेकिन ये पैसा कंसिडर एक्सपेंसेस के तौर पे नहीं हो रहा है, ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट कहेगी कि मैं दे दूंगा पैसा आपको, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। इसको नोट कर लीजिए या थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक और चीज़ आप देखिए, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय एनी पार्टनर एंड बॉन्ड बाय सेम पार्टनर, अगर कोई पार्टनर खुद बॉन्ड कर रहा है, खुद पे कर रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है पार्टनर बिजनेस से, ठीक है। कोई पार्टनर खुद अपनी जिम्मेदारी से पैसा दे भी रहा है और ख़ुद वो कह रहा है कि हाँ ठीक है हम ही दे देंगे, टेंशन मत लो, तो काहे को उसको देंगे, काहे को किसी और अकाउंट में उसको शामिल करेंगे, भाई दे दे पैसा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन वो कहेगा कि नहीं, हम एक्सपेंसेस के तौर पे कंसिडर नहीं करेंगे, हमको पैसा चाहिए, तो कहेगा ठीक है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन पार्टनर कहेगा, फॉर्म कहेगा कि नहीं, तुमको लेना है, तुमको बॉन्ड करना है, ठीक है, तुमको उठाना है ये खर्चा, तुम्हारे सर पे जाएगा, तब एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्पेशल केसेस हैं, जनरली आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़िएगा, ठीक है। अब क्या है कि अगर कोई पार्टनर पे करेगा, अब बॉन्ड दूसरा पार्टनर करेगा, ठीक है, ये भी गजब की बात है। अगर कोई पार्टनर पे कर दे, अब बॉन्ड कोई दूसरा पार्टनर करे, ठीक है, देन ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में जो पार्टनर बियरर होगा, जो पार्टनर बॉन्ड करेगा, उसको डेबिट कर देंगे, और जो पार्टनर पेयर होगा, जिसको पे करना है, ठीक है, जिसको पे करना है, मतलब जिसको पे करना था, है ना, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये भी स्पेशल केस है, आपको जनरली देखने को नहीं मिलेंगे। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय वन पार्टनर बाय बॉन्ड बाय एनी पार्टनर, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि अगर कोई पार्टनर, ठीक है, अगर कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड कर रहा है और दूसरा पार्टनर इसको बॉन्ड करेगा, ठीक है, तो जो बियरर पार्टनर है, ठीक है, और जो पेयर पार्टनर है जिसको पे करना है, ठीक है, उसको क्रेडिट में लिखेंगे, और जो पे करेगा उसको डेबिट में लिखेंगे, ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे। ये 3 केस है जो स्पेशल है, कभी आएंगे कभी नहीं भी आएंगे, ठीक है, लेकिन 2 केसेस आपको याद रखने हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कब, जब हम कैश में, जनरली यही होता है, कैश में हम रियलाइजेशन खर्चा पे कर देंगे, उतना तामझाम नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पर कोई पार्टनर अगर कह दे कि मैं दे रहा हूँ, अब मुझे दे दीजिएगा, तो यहाँ पर कैश की जगह पार्टनर डाल देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। बस ये 2 एंट्री कम से कम आप याद रखिएगा, बाकी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हमको क्लोज कर देना है अकाउंट को, सारा काम खत्म हो चुका है, मैंने संपत्ति को सीज किया, मैंने लायबिलिटी को सीज किया, मैंने संपत्ति को बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब कैश की जगह पार्टनर भी आ सकता है क्योंकि वो पार्टनर ले सकता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मैंने कर्जों को पेड कर दिया, मैंने खर्च पे कर दिया, बात खत्म, इतना ही कुछ होगा। उसके बाद हम लोग अकाउंट को बंद करेंगे। अगर मेरा अकाउंट में क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाए और डेबिट साइड कम हो, तो क्रेडिट प्रॉफिट को सूचित करता है और डेबिट लॉस को सूचित करता है। तो अगर क्रेडिट साइज ज़्यादा है, ठीक है, क्रेडिट में से डेबिट आप माइनस करिएगा, क्रेडिट साइज ज़्यादा है डेबिट कम है, तो आपको प्रॉफिट बचेगा, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट है, क्योंकि आपके पास क्या है, प्रॉफिट है।
तो आपको क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। इसलिए हम लोग क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कब, जब हमारे पास क्रेडिट ज़्यादा होगा डेबिट कम होगा, क्रेडिट ज़्यादा होगा डेबिट कम होगा। जब हम क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करेंगे तब हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर के जो भी नाम होंगे XYZ सबको लिख दीजिएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब करेंगे भाई, तो तब करेंगे जब हमको प्रॉफिट बांटना होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बिंग करेंगे रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। मतलब रेशियो का तो कोई चक्कर है नहीं इसमें, जो रेशियो होगा। अब इसमें उल्टा भी हो सकता है, कई बार आपका डेबिट ज़्यादा हो सकता है, डेबिट जब ज़्यादा होगा तो लॉस होगा। इसके लिए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ठीक है ना, और टू रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे, ठीक है ना। एक मिनट, क्या करेंगे भाई, टू रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे, ठीक है ना। तो जब हम लॉस को बांटेंगे तो पार्टनर को डेबिट में ले आएंगे टू रियलाइजेशन, प्रॉफिट को बांटेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट को बांटेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। तो ये आज का वीडियो था, काफ़ी मेहनत लगा इसको लिखने में भी, बनाने में भी, स्लाइड तैयार करने में भी और आपको समझाने में भी, ठीक है। तो थोड़ा सा हो सकता है कुछ बातें आपको नहीं भी समझ में आई होगी, वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा आपके बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स बने हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि उसको बनाओ, बस उसको बनाओ, ठीक है। क्वेश्चंस ना बनाओ, एग्जाम्पल्स बना लो, फिर आप क्वेश्चन बनाओ, फिर आपको समझ में आएगी, ठीक है। पूरा प्रोसेस मेरा ध्यान में रखना, ठीक है। कि मेरे पास जब संपत्ति होगी, जब रिटर्न करेंगे तो पहली तो बात ये कि हमारे पास कोई पैसा ओल्ड प्रॉफिट वगैरह है बचा हुआ तो बांट कर हटा देंगे, पार्टनर को दे देंगे। दूसरी बात ये है कि हमारे पास फर्स्ट बात क्या है कि हमारे पास अगर ओल्ड प्रॉफिट वगैरह है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हट जाएगा। दूसरी बात ये है कि अब हम रिटर्न करेंगे, इसके लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि सारा का सारा प्रोसेस हमको एक अकाउंट के माध्यम से करना है, हम डायरेक्ट पार्टनर को नहीं दे सकते हैं। देखिए हम लास्ट में दिए पार्टनर को पैसा जो बचेगा उसको, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो जितनी भी संपत्तियाँ हैं कैश बैंक को छोड़कर इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, फिर संपत्ति कर्जों को ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके बाद संपत्ति को बेचेंगे, कर्ज पेड करेंगे, फिर जो और कर्ज के अलावा अगर कोई खर्च है, कर्ज के अलावा कोई खर्च है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, उसको पे करेंगे, फिर जो पैसा बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ गया। तो यकीन मानिए अगर आपने इसे कंटिन्यू पूरा 1-2 बार और ज़रूर देख लिया तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। और इसे अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप पुराने है हमारे चैनल पे तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। बाकी सारे लोग, सारे बच्चे लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा आपको। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।